VVI सवाल है दोस्तों। ये किस रस को रसराज कहा जाता है? रस का दोस्तों साहित्य में बहुत ही महत्व है। हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, रौद्र रस हो गया, इसमें दोस्तों रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है क्योंकि इसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा है और इसके बारे में कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रस हैं। और इस बहुत ही दोस्तों मज़ेदार टॉपिक है, तो इसको डिटेल में कवर करेंगे कभी। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसराज इसको कहा जाता है। और यहाँ पे कि प्राण प्रिय में कौन सा समास है? कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है कि द्विगु है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास है। इसका पहचान ही है दोस्तों, पहचान देखिए क्या है, जिसमें है जो और के समान छुपा हुआ है, समझिए को कर्मधारय। ठीक है, तो जैसे कि गोल घर हो गया, गोल घर, तो गोल है जो घर, गोल है जो घर हो गया ना, तो बीच में क्या छुपा है जो, यानी कि, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो। जैसे गोल घर है ना, तो ये घर की विशेषता बता रहा है, तो ऐसे भी कह सकते हैं। और के समान भी छुपा रहे, तो यहाँ पे कैसे होगा कर्मधारय भाई? ये कैसे होगा? यहाँ पे है जो छुपा है, प्रिय है जो प्राण को, प्राण प्रिय मतलब प्रिय है जो प्राण को, यानी कि कर्मधारय समास। द्विगु में संख्या पूर्वे द्विगु, यह फॉर्मूला है, यानी कि जिसमें संख्या छुपा रहे, जैसे त्रिकोण हो गया है, चौराहा हो गया, ये सब द्विगु समास हो गया। अव्ययी भाव मतलब शुरू में अव्यय हो, यथा, आ, अनु, प्रति, ये सब, यथा शीघ्र हो गया, अनुकरण हो गया, प्रतिकूल हो गया, सब अव्ययी भाव। और बहुब्री में क्या होता है? भगवान का नाम वगैरह होता है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। प्राण के लिए जो प्रिय हो, मतलब नहीं सॉरी, प्रिय है जो प्राण के, ऐसे करके ये कर्मधारय हो गया। अगला देखिए, पराधीन में कौन सा समास है? पराधीन, पराधीन पर के अधीन, पर मतलब दूसरा, पर मतलब दूसरा, पर के अधीन यानी कि दूसरे के अधीन। तो इसमें क्या छुपा है? इसमें के छुपा है। के क्या है? संबंध का के की, संबंध कारक है दोस्तों। तो जिसमें कारक छुपा रहता है ना, जिसमें कारक छुपा रहता है वो संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष है लेकिन तत्पुरुष में भी संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है? तत्पुरुष में 6 प्रकार से, जितना कारक होता है ना 8 प्रकार के कारक होते हैं, लेकिन इसमें संबोधन वगैरह छोड़ दिया जाता है, तो 6 प्रकार का आपको तत्पुरुष समास हो जाता है। यानी कि संबंध तत्पुरुष समास ये है पराधीन में, क्योंकि इसमें काके की रारिरी छुपा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पे अगला सवाल है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों, और बीच में योजक का चिन्ह होता है। पूरा नहीं लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखेगा ना एग्जाम में। तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं भाई? तो द्वंद्व समास में होते हैं। जैसे कि दाल रोटी, दाल रोटी हो गया ना, तो दोनों पद प्रधान है। जीवन मरण, तो जीवन मरण हो गया। सुख दुख, ये सब क्या हो गया? मतलब दो दो साथ में, चलो बीच में माइनस का चिन्ह लगा रहा है। ठीक है, ये माइनस का जिसको योजक का चिन्ह कहा जाता है, तो वो द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला है कि मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागसेन। मिलिंद पन्हो क्या है दोस्तों? ये पाली भाषा में रचा हुआ एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो और इसके रचनाकार हैं नागसेन। ठीक है, अश्वघोष वाला भी दोस्तों पूछ देता है कभी कभी, देख लीजिए। ये बुद्ध चरित्रम के रचनाकार हैं जिनका नाम अश्वघोष है। इन्होंने बुद्ध चरितम लिखा था। और ये मेघदूत, कालिदास और सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। ठीक है, अगला चलिए देख लेते हैं। अगला यहाँ पे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस दोस्तों याद रखना जरूरी है, क्योंकि हिंदी का ग्रामर का एग्जाम होगा तो पूछ सकता है इसमें से। ये होगा 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? अकु विसर्जन या नाम कंठे इचु जैसा नाम तालु, रीटू रसाणाम मूर्धा, ये फॉर्मूला है। रीटू रसाणाम मूर्धा, यानी कि री या ट वर्ग में जो भी व्यंजन आते हैं वो सब मूर्धा से उच्चारण होते हैं। उच्चारण स्थान जो होता है ट, ठ, ड, ढ, ये सब मूर्धा से होता है दोस्तों। तो ये आपका मूर्धन्य हो गया, ये मूर्धन्य व्यंजन है, ऐसे भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मतलब कौन शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है ना, एरर नहीं है बिल्कुल भी। तो ये दोस्तों द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको द्वंद्व समास, तो ऐसे ही द्वंद्व लिखा जाता है। ये सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला है कि वह पेड़ से बंदर कूदा। पेड़ से जब बंदर कूदा तो पेड़ से और बंदर के बीच में क्या हुआ? अलगाव हो गया, अलग हो गया। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो विच्छेद हो गया ना, तो जहाँ पे विच्छेद होगा वहाँ पे अपादान कारक होता है, और जहाँ पे दोनों का संयोग होता है वहाँ पे करण कारक होता है। लेकिन दोनों में
से ही होता है। जैसे कि कारक 8 प्रकार के होते हैं ना, तो कारक 8 प्रकार के होंगे, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से तीसरे नंबर पे, संप्रदान के लिए आपादान से, ये भी से ही होता है। तो ये 5वें नंबर पे भी से आ रहा है, तीसरे में भी से आ रहा है। लेकिन पहला जो ये करण कारक है, ये क्या करता है, संयोग करता है। जैसे कि वह कलम से लिखता है, इसमें विच्छेद नहीं हो रहा है, कलम और कॉपी के बीच में संयोग हो रहा है, तो यहाँ पे संयोग हो रहा है तो ये करण कारक हो जाएगा। जहाँ पे विच्छेद हो रहा है, जैसे पेड़ से बंदर कूदा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, तो विच्छेद हो रहा है तो आपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, बहुत लोगों को पता होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवनागरी लिपि में यह आपको हिंदी भाषा लिखी जाती है। और गुरु जो मुखी लिपि है, इसमें दोस्तों पंजाबी भाषा लिखी जाती है। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि राम धीरे धीरे खाता है, राम धीरे धीरे खाता है, राम कर्ता हो गया और खाना क्रिया हो गया। लेकिन खाना जो क्रिया हुआ, क्रिया का विशेषता बता रहे कि धीरे धीरे खा रहा है, तो क्रिया का विशेषता बता रहा है, इसलिए ये यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगला है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। विपरीतार्थक मतलब उल्टा, जैसे दिन का उल्टा रात, ये विपरीतार्थक हो गया। तो ये जो चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह देख रहे हैं, ये किस चीज का चिन्ह है दोस्तों, ये है योजक का चिन्ह। योजक का चिन्ह ऐसे द्वंद्व समास में भी लगता है। विस्मयादि मतलब विस्मय के साथ देखने वाला, ये वाला चिन्ह हो गया। अल्प विराम इसको कहा जाता है, ये हो गया। अर्ध विराम ये ऐसे बिंदु देके ऐसे कुमा कर दीजिए, अर्ध विराम हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया इसका। और योजक हो गया, ये वाला हो गया। पूर्ण विराम अगर कहे, पूर्ण विराम, तो ये पाई दे दीजिए, जैसे राम घर जाता है और ये पाई दे दिए, तो ये पूर्ण विराम हो गया, ये पूर्ण, ये वाला। तो ये आगे चलिए समझते हैं। यहाँ पे दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक का चिन्ह होता है। अगला देखिए, अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकारित किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 343 के तहत दोस्तों देवनागरी लिपि के रूप में और भाषा हिंदी के रूप में, राजभाषा के रूप में ये स्वीकार किया गया, अनुच्छेद 343। अगला देखिए, अधिकांश भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि से अधिकांश भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे अगला है कि बाएं हाथ का खेल होना, बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब इसका जवाब आपको देना है, ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं तो इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो हम आपको अपने टेलीग्राम के लिंक में, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पूरा पीडीएफ दोस्तों ये आपको वहां पे मिल जाएगा, और वहां पे पोलिंग भी होता है बिल्कुल फ्री में दोस्तों, यहाँ पे चलता है, हिंदी ग्रामर का पूरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पोलिंग वगैरह भी होता है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर जा करके टेलीग्राम पे आपको जवाब मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।